हेलो एवरीवन। आज की कहानी दहेज प्रथा। एक बेटी जिसने अपने ससुराल की सभी यातनाओं को सहते हुए भी अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा रखा। रामलाल शहर के प्रसिद्ध और सबसे धनी व्यापारी थे। भगवान की कृपा से उनके घर लक्ष्मी धन वर्षा करती थी। रामलाल की एक सुंदर, सुशील और शिक्षित बेटी थी जिसका नाम सपना था। सपना अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए लालन पालन में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। माँ बाप का प्यार भी बराबर मिलता रहा। रामलाल के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। किंतु कहते हैं, जिसके घर बेटी जन्म लेती है उस माँ बाप को चिंता होने लगती है। सपना पढ़ लिख कर शादी के योग्य हो गई थी। माँ बाप को सपना की शादी की चिंता सताने लगी। जगह जगह योग्य वर ढूंढने के लिए रिश्ते नाश्ते के लोगों को लगाया गया। काफ़ी तलाश के बाद एक योग्य वर राकेश की तलाश हुई। राकेश चौधरी सतपाल का पुत्र है। नाम से ही पता चलता है कि चौधरी सतपाल धन से भी चौधरी है। रामलाल ने चौधरी सतपाल से अपनी पुत्री सपना के लिए राकेश से ब्याह कराने की बात की। चौधरी सतपाल ने सपना से अपने पुत्र के विवाह का आश्वासन रामलाल को दिया। चौधरी जानता था रामलाल की कोई और संतान नहीं है। सपना उसकी इकलौती संतान है और रामलाल की उम्र 50 साल से ऊपर है, अर्थात अब इसकी कोई संतान नहीं हो सकती। ऐसा लालच उसके मन में आया और उसने विवाह के लिए तत्काल हाँ कर दिया। लगन मुहूर्त देखकर दोनों ओर से खूब उत्साह और जोश के साथ विवाह किया गया। रामलाल की इकलौती बेटी का विवाह था, इसलिए रामलाल धन का लोभ नहीं कर रहे थे। वह जी खोलकर अपनी बेटी की शादी में धन लुटा रहे थे, अर्थात खर्च कर रहे थे। चौधरी सतपाल भी जानते थे कि उनके पास धन का भंडार आ रहा है, इसलिए वह भी सामर्थ्य से ज़्यादा विवाह में खर्च कर रहे थे। सपना और राकेश का विवाह संपन्न हुआ। दोनों अपने वैवाहिक जीवन को जी रहे थे। सपना भी अपने ससुराल में खुश थी और ससुराल वाले भी सपना के स्वभाव से प्रसन्न थे। सपना के स्वभाव से रिश्तेदारों में भी कोई नाराजगी नहीं थी। सभी सपना के स्वभाव की तारीफ करते हुए कहते, इस जैसी बहू मिलना मुश्किल है। कुछ समय विवाह के बीते होंगे कि रामलाल के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, अर्थात सपना को एक भाई मिल गया जिसे वह राखी बांध सकती थी और उसको अपना भाई बोल सकती थी। रामलाल के घर खुशियों की झड़ी लग गई। बेटी का विवाह हो गया, अच्छा घर मिल गया, इसकी तो अपार खुशी थी। किंतु पुत्र रतन की प्राप्ति लंबी प्रतीक्षा के बाद हुई। यह खुशी को दोगुनी करने वाली थी। रामलाल के घर पुत्र का जन्म सुनकर सपना के ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे उनकी सारी संपत्ति छिन गई हो। उन्होंने शादी इस लालच में की थी कि वह रामलाल की सारी संपत्ति को एक दिन प्राप्त कर लेंगे, किंतु बेटे के जन्म के बाद यह मुश्किल हो गया था। भाई के मिल जाने से सपना के जीवन में खुशियां आनी चाहिए थी, किंतु यह उसके लिए दुख का कारण बन गई। सास ससुर पति सभी अब सपना को दुख देने लगे और उसे प्रताड़ित करने लगे। दहेज और धन के लालच में सपना को मारते पीटते और दिन दिन भर भूखा रखते। किंतु सपना के आदर्श इतने ऊंचे थे, उसने अपने माता पिता को इस यातना और कष्ट के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। रामलाल कल्पना से मिलने और अपने बेटे की छठी अर्थात नामकरण संस्कार में निमंत्रण देने के लिए खुशी खुशी बेटी के ससुराल पहुँचे।
चौधरी और राकेश रामलाल को देखकर असमंजस में पड़ गए कि वह सपना से कैसे मिलवाएंगे। रामलाल सारी घटना को जान जाएगा और हमारे विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। तत्काल उन्होंने निष्कर्ष निकाला और सपना को समझा दिया, किसी भी प्रकार की बात अपने पिता को बताई तो अच्छा नहीं होगा। अनेकों प्रकार की धमकियां देकर सपना को उसके पिता से मिलवाया गया। बेटी भी कर्तव्यनिष्ठ थी, उसके संस्कार पुराने थे, अर्थात वह जानती थी पिता के घर से डोली निकलती है और ससुराल से अर्थी। इसी आदर्शों से वह बंधी हुई थी। सपना ने पिता का खूब स्वागत सत्कार किया। बैठे बैठे अनायास उसके आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। पिता कुछ समझ पाते इससे पहले बेटी बोलती है, पिताजी, यह मेरे खुशियों के आंसू हैं। बचपन से मैं भाई के लिए तरसती थी, अब जाकर मुझे एक भाई मिला है जिसकी कलाइयों पर मैं राखी बांध सकती हूँ। बस यही सोचकर मेरे आंखों से आंसू निकल गए। पिता को यह बात समझ नहीं आई। कुछ शंका और कुछ डर के कारण अधिक बातों को कुरेदा नहीं। रामलाल नामकरण संस्कार में सभी को न्योता देकर अपने घर वापस लौट आए। नामकरण का दिन आ गया। चौधरी सतपाल और राकेश दोनों को भी रामलाल के यहाँ जाना था, किंतु उन्होंने वहाँ जाना स्वीकार नहीं किया और सपना को डरा धमकाकर वहाँ भेजने की साजिश करते रहे। दोनों के मानवीय मूल्य इतने गिर गए कि उन्होंने एक नवजात शिशु की हत्या करने का भी षड्यंत्र रच दिया। उस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए किसी और का नहीं, सपना का ही प्रयोग करना चाहा। राकेश सपना की पिटाई करते हुए कहता है, या तो तू सदा सदा के लिए अपने मायके चली जा या अपने भाई का गला दबाकर हत्या कर दे, जिसके बाद उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। सपना ऐसा नहीं कर सकती थी। वह अपने खातिर किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकती थी। अपने ऊपर हजारों यातनाएं सह सकती थी, लेकिन किसी निर्दोष को सताना यह उसके संस्कारों में नहीं था। काफ़ी देर सोच विचार कर सपना ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। सपना ने 3 पत्र लिखे। पहला पत्र अपनी माता के नाम, जिसे वह अपने जन्म देने के लिए धन्यवाद करती रही और सदा उनकी बेटी बनकर जन्म लेना चाहती और उनके गोद में खेलती, ऐसे भावों को प्रकट कर माफ़ी मांगती हुई उनसे अगले जन्म में मिलने की बात लिखती है। दूसरा पत्र ससुर के नाम, जिसे वह पिता के रूप में मानती थी और उनकी सेवा भी की, अपने पिता से कम नहीं माना, किंतु उन्होंने अपनी बेटी के रूप में उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। इसके लिए वह अपने को ही दोषी मानती है और अपने ससुर से माफ़ी भी मांगती है कि अगले जन्म में फिर मैं एक अच्छी बहू बनकर आपके सामने आऊँगी। तीसरा पत्र अपने पति राकेश के नाम लिखती है, जिसे वह पति रूप में भगवान की प्रतिमूर्ति मानती थी और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर उसकी सेवा करती थी, किंतु फिर भी उन्होंने नहीं अपनाया। पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों के लिए जुड़ जाता है, इसलिए वह इस जन्म में छोड़कर जा रही है, किंतु अगले जन्म में वह फिर उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। ऐसा कहते हुए अपने हृदय के सभी विचारों को पत्र में लिख दिया। तीनों पत्र बिस्तर पर रखे, तकिए के नीचे दबा दिए और छत में लगे पंखे से एक फंदा लटकाया और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। यह सपना के जीवन का दुग्ध अंत था। चौधरी सतपाल के घर बहू की मृत्यु हो गई, यह बात पूरे गांव में फैल गई थी। रामलाल को भी अपनी बेटी के ना रहने की सूचना मिल गई थी। थाना पुलिस चौधरी सतपाल के घर मौजूद थी। सघन तलाशी और पूछताछ के बाद भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। महिला कांस्टेबलों ने सपना के शरीर को नीचे उतारा और उसके कपड़े ऊपर करके देखा तो उसके शरीर पर हजारों काले काले दाग थे, जो राकेश और सतपाल ने पिटाई के दौरान दिए थे। पुलिस सारा मंजर समझ रही थी। चौधरी सतपाल और राकेश के हाव भाव भी बदले हुए थे। पिता ने भी बताया कि मैं जब मिलने आया था तो बेटी रो रही थी, किंतु उसने कुछ बात बताई नहीं थी। मुझे शंका है कि बेटी के पति और ससुर ने ही इसकी हत्या की है।
बस क्या था, चौधरी सतपाल और राकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कमरे की छानबीन की गई। तकिए के नीचे रखे तीनों पत्र को पुलिस ने बरामद किया और उसमें लिखी हुई सभी बातों को पुलिस ने सबके सामने पढ़ा, जिससे राकेश और चौधरी सतपाल की सभी यातनाओं का उजागर हुआ। गांव मोहल्ला सभी सपना के स्वभाव से परिचित थे, राकेश तथा सतपाल के स्वभाव से भी। गांव वालों ने भी राकेश और सतपाल के सभी राज खोल दिए। पुलिस ने राकेश और चौधरी सतपाल को गिरफ्तार किया। कोर्ट कचहरी हुई, जिसमें राकेश को मुख्य साजिशकर्ता माना गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चौधरी सतपाल को इस घटना में शामिल और साजिश में सहयोगी मानते हुए 9 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इस घटना से यह सीख मिलती है कि लालच में किस प्रकार ससुराल वालों ने अपने बहू का अनादर किया, उसकी पिटाई की, किंतु इससे एक बेटी का सब कुछ उजड़ जाता है, वही 2 परिवार बिखर भी जाते हैं। समाज में फैली इन कुरीतियों को समाज के लोगों को ही दूर करना होगा, अन्यथा आज एक सपना इस घटना का शिकार हुई है, न जाने कितनी ही सपना फिर शिकार होंगी। समाज को अपने आसपास हो रहे अत्याचारों के प्रति आवाज़ उठानी चाहिए। अगर सपना के आस पड़ोस के लोगों ने आवाज़ उठाई होती तो आज सपना उनके साथ होती और दोनों परिवार एक साथ होते। दहेज के लोभी को भी कड़ा संदेश देना आवश्यक हो गया है कि वह बहू को ब्याह कर लाते हैं जो उनके घर की लक्ष्मी है, ना कि वह किसी धन कुबेर को उठाकर लाते हैं जो उसके घर धन वर्षा करे। दहेज के प्रति समाज का नज़रिया बदलना आवश्यक हो गया है, नहीं तो कितनी और बेटियों का घर उजड़ेगा। वह बेटी हमारी और आपकी भी हो सकती है। दोस्तों, दहेज के प्रति हमें आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही पता नहीं कितनी सपना का बलिदान हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।